मेरा नाम अरविंद गौड़ है और मैं कोकोनट थिएटर और चाय वाय थिएटर वाले का आभारी हूँ कि जिन्होंने मुझे इस लाइव के लिए बुलाया। और ये अपने आप में बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो कोकोनट थिएटर ने लिया है और लगातार कोकोनट थिएटर नई नई चीज़ें कर रहा है और लगातार लाइव कर रहा है। और आज का जो मेरा विषय है वो सामाजिक राजनीतिक चेतना में थिएटर का इस्तेमाल। अस्मिता थिएटर लगातार ये काम कर रहा है और हम लोग बहुत सालों से, लगभग 30-35 सालों से मैं थिएटर जब से कर रहा हूँ तो हम थिएटर को सोशल पॉलिटिकल चेंज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझसे पहले इप्टा ने काम किया और उससे पहले दुनिया भर में थिएटर का सामाजिक राजनीतिक चेतना के लिए इस्तेमाल होता रहा है और उसी परंपरा की एक कड़ी हम भी हैं। क्योंकि हमें लगता है कि थिएटर का मतलब ही जागरूकता पैदा करना है। थिएटर का मतलब सिर्फ जो है आप मनोरंजन के लिए नहीं है। दुनिया भर में जहाँ पर भी समाज में उथल पुथल होती है, समाज परिवर्तन के दौर में होता है, वहाँ थिएटर की बहुत बड़ी भूमिका लगातार हम देखते हैं। चाहे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में हो, बर्तोल्ट ब्रेख्ट हो या चार्ली चैपलिन ने उसे सिनेमा के माध्यम से किया, या भारत में इप्टा के माध्यम से हुआ। और उसके बाद अगर हम भारत की सामाजिक राजनीतिक स्थितियों में थिएटर की भूमिका देखते हैं तो वो आपातकाल के आसपास बहुत सारी जगह दिखाई देती है, जब देश भर में अलग अलग जगह पर नुक्कड़ नाटक मंडलियाँ अपने नाटक कर रही थी और तमाम मंडलियाँ छापामार ढंग से नुक्कड़ नाटक करती थी क्योंकि पुलिस आ जाती थी, लोग रोकते थे। पुलिस की वजह से बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर उनको अलग अलग तरीके से नाटक करने पड़ते थे। पूरे देश भर में इमरजेंसी से पहले बहुत नाटक हो रहे थे, उसके बाद भी हुए। नतीजा क्यों सरकार को लगता था कि नाटक उनके लिए दिक्कतें पैदा कर रहा है, क्योंकि नाटक लोगों को जागरूकता पैदा कर रहा था, उनको जागरूकता दे रहा था। तो उसके वजह से बहुत सारे आर्टिस्टों पर बहुत सारे अत्याचार होते थे, जेल में डाला जाता था, मार पिटाई होती थी। और उसका सबसे बड़ा जो आज़ाद भारत में हमें नाटक की ताकत दिखाई देती है वो सफदर हाशमी की हत्या के दौर में दिखाई दी कि लोग इतने नाटक से डर रहे थे कि उन्होंने सफदर हाशमी की मारकर हत्या कर दी। तो ये तो पूरी पृष्ठभूमि है कि थिएटर की भूमिका क्या है, थिएटर की इम्पोर्टेंस क्या है और उसी के बीच में इसकी ज़रूरत क्या है। क्योंकि नाटक सब लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पर देश के अंदर लाखों अभिनेता नाटक कर रहे हैं, हज़ारों नाटक मंडलियाँ काम कर रही हैं, लेकिन नाटक हम क्यों करते हैं? जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे तब तक नाटक करना बेकार है। सिर्फ हमें सिनेमा में एक्टर बनना है, या हमें ग्रांट लेना है, या हमें अपनी मंडली को चलाकर एक अच्छे से नाटक प्रस्तुत कर देना है, या हमें क्या करना है? जब मैं थिएटर में आया तो मेरे सामने बहुत सारे सवाल थे कि मैं किस तरह का थिएटर करूं। तो उस समय मैंने ये थिएटर करना जो तय किया कि हम सामाजिक राजनीति थिएटर करेंगे, कि लोगों के बीच में जाकर नाटक करेंगे। और हमने चुना उसको। हमसे पहले बहुत सारे लोग कर रहे थे, हबीब साहब कर रहे थे, गुरशरण सिंह इसमें कर रहे थे, सफदर हाशमी भी थे। देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत सारे रंगकर्मी छोटी जगह पर नाटक कर रहे थे। तो जब हमने करना शुरू किया तो सबसे पहले मजदूरों के बीच में काम किया, मजदूरों के सवालों उठाया, और उसके बाद छात्रों के सवालों उठाया, आदिवासियों के सवाल उठाया। तो ये सब हम जैसे जैसे समाज को समझते गए हम आगे बढ़ते गए और बहुत सारे सवाल हमारे सामने आते चले गए। अब ये सवाल ये आता है कि नुक्कड़ नाटक और मंच के नाटक के बीच में कैसे तालमेल किया जाए। हमने राजनीतिक नाटक और सामाजिक नाटक को दोनों के बीच में लेकर हम चले। आमतौर से नुक्कड़ नाटक को ही माना जाता है कि सोशल पॉलिटिकल थिएटर नुक्कड़ नाटक ही है। अस्मिता थिएटर ने दोनों के बीच में रास्ता अपनाया। हबीब साहब ने भी ऐसा किया था, इप्टा ने भी वही रास्ता अपनाया था, हम लोग उसी रास्ते पर चले। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि आप सोशल पॉलिटिकल थिएटर करते हैं तो पॉलिटिकल का मतलब क्या है? पॉलिटिकल का मतलब ये है कि आप किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं या किसी राजनीतिक पार्टी के झंडे को लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर हम पहले शुरुआत से बहुत स्पष्ट थे कि हमें किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा नहीं बनना है। हमें जो भी करना है वो हम अपना काम करेंगे, लेकिन राजनीतिक पार्टियों से एक दूरी बनाकर चलेंगे। क्योंकि इप्टा का हम देख चुके थे कि राजनीतिक पार्टी के साथ अगर एक सांस्कृतिक संगठन काम करता है तो उसके साथ किस तरह की दिक्कतें आती हैं। तो हमने जब ये काम किया, राजनीतिक तमाम पार्टियों से दूरी बनाई, और यही वजह है कि आज तक हम किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य भी नहीं बने, और लेकिन काम करते हैं, सामाजिक राजनीतिक काम करते हैं, यानी पॉलिटिकली करेक्ट थिएटर करते हैं। क्योंकि किसी पार्टी का झंडा उठाने से क्या होगा, राजनीतिक में जो नेता, जो पार्टी के बड़े लोग हैं वो आपको आदेश देंगे कि आप इस तरह करिए, ये नाटक कीजिए और नाटक मत कीजिए। तो ये बहुत ज़रूरी था
तो ये पूरे दौर में अस्मिता एक ऐसी संस्था निकल कर आए जिसने किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा नहीं उठाया, उसकी विचारधारा को नहीं अपनाया। हमने देश में जो कुछ भी हो रहा है उसमें क्या करेक्ट है, क्या सही है, क्या गलत है, उसको लेकर हमने करने की कोशिश की। और नतीजा हुआ उसके बहुत सारे खतरे सामने आए। हमारे नाटकों को प्रतिबंधित किया गया, सब तरफ से हमें ब्लैक लिस्टेड किया गया, और जहाँ पर भी उनको सिस्टम को लगा कि हम लोग कुछ गलत करेंगे, वहाँ से हमें उन्होंने रोक दिया। और उसको हमारे नाटकों को भी प्रतिबंधित करके हमारे जगह जगह प्रतिबंधित कर दी गई। तो ये जो तमाम पृष्ठभूमि है इसकी, कि आज हम ये सवाल क्यों उठा रहे हैं कि सोशल पॉलिटिक थिएटर की अहमियत क्या है। सबसे बड़ा तो ये कि इस देश में नाटक हम जो करते हैं वो करते ही क्यों हैं। ये सवाल अगर हमें स्पष्ट हो जाए तो हमें शायद समझ में आ जाएगा। इस देश में नाटक क्या हम अपने को आगे बढ़ाने के करते हैं या देश को समझने के लिए करते हैं, समाज को समझने के लिए करते हैं। जिस समाज में आज हम देख रहे हैं कि करोड़ों मजदूर दिल्ली से, बंबई से, पूरे देश से विस्थापित होकर अपने गाँव पर वापस गए हैं, ऐसे समय में मैं कला को कला के लिए बात कैसे कर सकता हूँ। उस समय मेरा काम ये कि मैं थिएटर का इस्तेमाल सिर्फ थिएटर के लिए नहीं करूं, मैं सड़कों पर जाऊं, लोगों की मदद करूं, उनको जो सुविधाएं हो सकती हैं या अपनी तरफ से उनको जो सहायता दे सकता हूं अपने थिएटर के माध्यम से, साथियों के माध्यम से, वो काम करूं। थिएटर को जब तक समाज से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक नहीं हो सकता है। और शायद ये जो विस्थापन हुआ है, अगर किसी को लगता है कि राजनीतिक सवाल है, सामाजिक सवाल है, थिएटर का सवाल नहीं है, तो शायद मुझे लगता है कि वो गलतफहमी का शिकार है। ये हम थिएटर में सवाल ये आज़ादी के बाद से इप्टा भी उठाता रहा है, हम भी उठाते रहे, बहुत से थिएटर वाले उठाते रहे कि असमानता का सवाल, आर्थिक असमानता का सवाल, रोजगार का सवाल, गांवों से शहर में पलायन का सवाल, या जो औद्योगिक जगह हैं वहां पर मजदूर शोषण का सवाल। ये सवाल अब कोविड-19 के दौर के अंदर ये बहुत तेजी से हमारे सामने उभर कर आया कि सरकारें, उनका सिस्टम पूरा फेल हो गया, और गरीब लोग जिस तरह से अपने गाँव की तरफ गए, अपने सुरक्षा के लिए गए, वो अपने आप में बहुत ही दुखद था। दुनिया में कहीं भी इतना बड़ा विस्थापन नहीं हुआ है। आप बता दीजिए, बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान से लेकर या अमेरिका में, यूरोप में, किसी भी देश में, चाइना के अंदर, क्या इस तरह करोड़ों लोग शहरों को छोड़कर अपने गाँव की तरफ वापस गए? नहीं गए। यानी कहीं ना कहीं हमारे पूरे सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ हैं, और पिछले 70 सालों के अंदर उसको संभाल नहीं पाए हैं। चाहे वो मेडिकल के अंदर हो, मेडिकल देखिए आज क्या है, मेडिकल सिस्टम के अंदर भी अमीर लोग अपने पैसे के बल पर प्राइवेट हॉस्पिटल में लाखों खर्च करके इलाज करवा पा रहे हैं। गरीब आदमी के लिए सरकारी हॉस्पिटल भी उपलब्ध नहीं है। तो ये असमानता क्यों है? ये सारे सवाल जो हैं, ये क्या सिर्फ सवाल देश के नेताओं के लिए हैं क्या? ये सवाल हमारे लिए भी हैं, क्योंकि हमने वक्त पर सवाल नहीं उठाए। अगर कलाएं उठा दी या समाज में जो सिविल सोसाइटी है और उस सवाल उठाकर लोगों को इस तरह से जागरूक करती, तो शायद ये स्थिति नहीं आती। और यही हमारे थिएटर का आधार है। इसी को मैं सोशल पॉलिटिकल थिएटर कर कहता हूँ कि हमारी जिम्मेदारी क्या है अपने वक्त के प्रति। कलाकार असुरक्षित हैं, पूरे देश भर के अंदर इस समय स्थितियाँ खराब हैं, काम बंद है, अभी 3-4 महीने कुछ होने की स्थिति नहीं है, सब चिंतित हैं। मेरे पास रोजाना फ़ोन आते हैं, रोजाना हम बातचीत करते हैं। मतलब सुशांत सिंह राजपूत का हम देख चुके हैं किन स्थिति में हुआ। इस तरह लगातार लोग अवसाद की स्थिति में अकेले पड़ते जा रहे हैं। तो यहाँ कला काम शुरू नहीं होता क्या? यह कला काम सिर्फ ये कि हम जो अच्छी बातें करें, हम अच्छे करें, हमसे अपने बारे में बात करें। तो मेरा थिएटर अपने बारे में बात नहीं करता है। मेरा थिएटर या अच्छा थिएटर से मैं नहीं, देश के अंदर ऐसे सैकड़ों लोगों को मैं जानता हूँ, छोटे छोटे रंगकर्मी जो छोटी छोटी जगह पर काम कर रहे हैं, उनका थिएटर सिर्फ थिएटर की बात नहीं कर रहा, थिएटर के साथ समाज को जोड़ के बात करता है कि समाज के बिना किया गया कोई भी थिएटर वो थिएटर नहीं है। और ये बात हम लगातार इस बात को एम्फोसाइज करते हैं कि नहीं, समाज के साथ थिएटर जोड़िए कि ज़िंदगी से थिएटर आता है। अब कलाकारों की स्थिति देखिए, कलाकार पूरी जगह तरह से असुरक्षित है। आज जो लोग जिनके रोजी रोटी थिएटर के बैक से चलती थी, छोटे छोटे कामों चलती थी, वो कहाँ क्या करेंगे? मैंने लगभग सारी स्टेट सरकारों को मैंने पत्र लिखे कि आप जो है कलाकारों को मदद कीजिए, कलाकारों के लिए उठिए। कुछ जगह पर लोगों ने आवाज़ भी उठाई है ना, साज पूरा आंदोलन भी शुरू किया, हिसार से भी आंदोलन शुरू किया, जगह जगह से लोगों ने हर राज्य के अंदर अपनी बातें उठाई। लेकिन हुआ क्या? बिहार में एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारे लिए आप जो है गाने लिखिए, हमारे लिए नाटक करिए, हम आपको फिर 1000 रुपये देंगे। वो
मतलब जब आप कलाकारों को भांड समझते हैं क्या? क्योंकि हमने उनको ऐसा मौका दिया। और हम ये कहते नहीं थिएटर का मतलब ये नहीं, थिएटर का मतलब जो है समाज के लिए है, समाज के लिए, देश के लिए, और आज सिस्टम को ठीक करने के लिए तो शायद उनकी हिम्मत ना होती। हिम्मत होती है ये मतलब जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो कला को समझते क्या है। तो यहाँ पर सवाल फिर वही आ जाता है कि हम कैसे कला के साथ रिश्ते बनाते हैं, हम थिएटर को लोग साथ कैसे जोड़ कर चलते हैं। आज कलाकारों की जो स्थिति है, क्या वो कला का विषय नहीं है? क्या सोशल पॉलिटिकल थिएटर की अवेयरनेस का विषय नहीं है? या हमारे कला में उसकी बातचीत नहीं होनी चाहिए, हमारे डिस्कशन में नहीं होनी चाहिए? जगह जगह पर, छोटे छोटे जगह पर, दिल्ली में भी 5 से 10 हज़ार के आसपास कलाकार हैं जो अलग अलग जगह पर रह रहे हैं। अब मुंबई के अंदर भी बहुत सारी जगह है, मुंबई में कुछ जगह लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में कलाकार पूरी तरह से असुरक्षित हो चुका है। तो एक असुरक्षा कहाँ से आती है? क्योंकि हमने ऐसा सिस्टम डेवलप नहीं किया जहाँ पर कलाकार समाज के बल पर, समाज की बात करता हुआ सम्मान के साथ जो है अपनी कला को कर पाए। हमने पूरा सिस्टम जो सरकार के पर निर्भर बना दिया। हमने पूरी बात को अस्मिता थिएटर ने या मेरे थिएटर ने, हमने सरकार के ऊपर निर्भर नहीं है। हम आज तक हमने पिछले 27 सालों में सरकार से एक पैसा नहीं लिया। आज भी हम जो कर रहे हैं अपने बल पर कर रहे हैं। एक हेल्पलाइन, अस्मिता की हेल्पलाइन पूरे देश भर में चल रही है। कोई भी कलाकार देश भर से, दिल्ली एनसीआर से, बॉम्बे से, कहीं से भी फ़ोन कर सकता है, किसी वक्त फ़ोन कर सकता है, और हम उसको राशन से लेकर बाकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग मदद कर रहे हैं, हमारे फंड नहीं लेकिन मदद कर रहे हैं। तो ये भी थिएटर का हिस्सा है। अगर कोई मुझसे कहता है कि सोशल पॉलिटिकल थिएटर क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मैं तो कहूँगा आज के समय में थिएटर की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है कि आप अपने आसपास के कलाकारों को देखिए, आप मजदूरों को देखिए, लोगों को देखिए जिनको समस्याएं हैं, और समाज में जो अलग अलग तबके में लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन कलाकार के लिए आवाज़ उठाने वाला कौन आवाज़ उठाएगा? कलाकार के लिए आवाज़ हम उठाएंगे, और आवाज़ उठाने के लिए ज़रूरी है कि हम इसको समझें कि थिएटर की ताकत क्या है। थिएटर की ताकत ये है कि थिएटर समाज में जो सिस्टम है वो उससे डर जाता है। सिस्टम थिएटर को रोकना चाहता है, थिएटर को बंद करने के लिए वो तमाम आवाज़ों बंद करने के लिए अलग अलग साधन अपनाता है। उदाहरण सामने है, 2009 से सरकारों ने मेरा पासपोर्ट जब्त किया हुआ क्यों थी? उनको लगता है मैं राष्ट्रविरोधी काम कर रहा हूँ, और क्योंकि थिएटर में ताकत है। थिएटर ने एक पूरा आंदोलन खड़ा कर दिया। आपातकाल के आंदोलन थिएटर की बहुत बड़ी भूमिका थी। भारत में जो भ्रष्टाचार का आंदोलन हुआ था वो थिएटर वालों के बल पर ही हुआ था, काले कुर्ते वालों के बल पर ही हुआ था। जगह जगह आज बहुत सारे मंत्री बने हुए हैं, मंत्री हमारे नाटकों को देखकर वॉलंटियर बने, फिर वो राजनीति में चले गए। बदलाव हुआ नहीं हुआ, करप्शन खत्म हुआ नहीं हुआ, लेकिन जागरूकता उससे आई। केंद्र के अंदर सरकार बदली और राज्य के अंदर सरकार बदली, एक नई पार्टी का जन्म हुआ। निर्भया वाला आंदोलन देखिए, निर्भया के आंदोलन में राष्ट्रपति भवन पर जिस समय 25-30 हजार से ज्यादा युवा वहां पर खड़े हुए थे और बहुत गुस्से के अंदर थे, उस दिन भारत के इतिहास की सबसे बड़ी हिंसा हो सकती थी, लेकिन नहीं हुई, क्योंकि वहां काले कुर्ते वाले, थिएटर वाले खड़े हुए थे। उन्होंने उनको बैठाया, गाने गाए, लोगों को समझाया, बातचीत की, आवाज उठाने के लिए 7 बार लाठी चार्ज के बावजूद इतिहास बता सकता है कि एक पत्थर राष्ट्रपति भवन पर नहीं चला, क्योंकि लोगों का भरोसा था थिएटर पर। थिएटर की भूमिका सिर्फ जो है हमारे ऑडिटोरियम के अंदर नहीं है। थिएटर की भूमिका सिर्फ नुक्कड़ नाटक किया, ताली बजवाई, हमने चले गए, ये नहीं है। थिएटर की भूमिका जमीन पर है कि आप नाटक भी कीजिए, लोगों के साथ तालमेल भी कीजिए, बातचीत भी कीजिए, और कहीं ना कहीं संवाद की जो स्थिति आती है वो आप करने की कोशिश कीजिए। तो ये जो राजनीतिक थिएटर की जो बात अवधारणा है, सिर्फ राजनीतिक विचार को फैलाना, किसी इज्म को फैलाना नहीं है। आप राजनीतिक जागरूकता पैदा करते हैं। राजनीतिक जागरूकता चाहे वो जाति के बात पर हो, मजहब की बात पर हो, जेंडर के पर सवाल हो, सामाजिक राजनीतिक असमानता की बात हो, या डिस्क्रिमिनेशन की बात हो, शिक्षा में हो, मेडिकल के अंदर हो, कहीं पर भी हो, चाहे घर के अंदर ही हो। तो जब तक हम सवालों पर खड़े नहीं होते हैं, इन सवालों पर बातचीत नहीं करते हैं, और इन पर हम कहीं ना कहीं संवाद नहीं करते हैं, तब तक वो संभव नहीं है। तब तक हम थिएटर का सही मायना हमारे लिए बेमानी है कि थिएटर का मतलब समाज में जुड़ाव की बात करता है, समाज में परिवर्तन की बात करता है। हम लोगों ने बहुत सारे नुक्कड़ नाटक किए, और नुक्कड़ नाटक की पूरी परंपरा एक पूरी पीछे इप्टा से लेकर तमाम लोगों से आई। सफदर हाशमी से लेकर जो है गुरशरण सिंह, शमसुल इस्लाम, राजेश कुमार, अरविंद, बहुत सारे लोगों से हम उसी कड़ी में उनके आगे हम नुक्कड़ नाटक किए। लेकिन हमारे नुक्कड़ नाटकों में और
हमने कहाँ पे ये अंतर शुरू कर किया? हमें लगा नुक्कड़ नाटक अगर मुट्ठी बांध कर या मैं कोई झंडा उठाकर क्रांति कर दूं संभव नहीं है। क्रांति सिर्फ शब्दों से नहीं होती है कि आपने पत्थर उठाया और एक आपने फेंक दिया क्रांति हो गई, नहीं। ये बहुत मुश्किल काम है। समाज परिवर्तन काम, माइंडसेट को ठीक करने का बहुत मुश्किल काम है और लंबा काम है, और इसके लिए हमें लगातार लोगों से संवाद करना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है। और नाटक में ये सबसे बड़ी ताकत है कि वो बातचीत की गुंजाइश रखता है, और ये हमने किया। नुक्कड़ नाटक को हम बहुत छोटे छोटे सब्जेक्ट पर ले गए, घरेलू सब्जेक्ट पर ले गए, घरों से शुरू कर दिया हमने। जहाँ आसपास की समस्याएं थी उस पर हमने बहुत बड़े राजनीतिक सवाल नहीं उठाए। हमने नहीं कहा कि एक पार्टी खराब है, वो पार्टी खराब है, इस पार्टी को फेंक दो, उस पार्टी को वोट दे दो, ये हमने नहीं किया, ना हम करेंगे कभी। क्यों? हम जानते हैं कि पार्टी के आने से जाने से कोई देश में परिवर्तन नहीं होता है। सिस्टम परिवर्तन करने के लिए और उसमें लोगों की मानसिकता में जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यही काम जो है हमने करने की कोशिश की है। कोई भी सरकार आ जाए, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे सरकार जो एनडीए की हो, चाहे सरकार अभी किसी भी राज्य के अंदर, किसी भी देश के अंदर कहीं पर कोई सरकार हो, वो सरकार अपने हित में काम करती है। और कभी भी सिस्टम बदलने के लिए हमें लोगों के साथ जुड़ने की ज़रूरत होती है। जब तक हम लोगों को के साथ जुड़ेंगे नहीं, राजनीतिक परिवर्तन से देश में परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन होता है जब लोगों के अंदर समझ पैदा होती है, लोग अपने सवालों के उठते हैं, तब जाके परिवर्तन होता है। ये हम लोगों ने देखा है। इमरजेंसी के बाद आपातकाल, ये पीढ़ी शायद आपातकाल के बारे में जानती नहीं है, और इसलिए शायद उनको समझ में नहीं आता कि आपातकाल कितना खतरनाक था, देश की लोकतंत्र में कितना बड़ा उसने धक्का पहुंचा था। उसके बाद से लगातार देश के अंदर बातें बहुत हुई हैं, और बातें हुई हैं, योजनाएं बनी हैं, सब कुछ हुआ है, और जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे वोटें पड़ते रहे, जो अभी तक होता रहा है। और कोविड-19 के दौर में भी ये जो खेल खत्म नहीं हुआ है। तो और शिकार कौन बनता है? हमारे आसपास के लोग बनते हैं ना। यानी कि हमने अपने कलाओं ने काम उतने तरीके से नहीं किया है, या साहित्य ने, कलाओं ने, सिनेमा ने, कि लोगों तक हम पहुँचे, लोगों को हम बात तो कर पाएँ, वो नहीं हुआ है। तो ये थिएटर बहुत ही चैलेंजिंग है, सोशल पॉलिटिकल थिएटर करना, कि इसकी सीमाएं क्या हैं, कैसे हैं, या हमें क्या नहीं करना है, राजनीतिक पार्टी कितनी दूर रखनी है, ये सब सवाल बहुत लंबे विषय हैं। लेकिन हाँ, मंच के नाटकों की मैं बात कर दूँ, हमने बहुत सारे नाटक किए मैंने, और उसमें हानुष से लेकर रक्त कल्याण, गिरीश कर्नाड का कोर्ट मार्शल अभी भी चलता है। अम्बेडकर गांधी पूरी तरह से पॉलिटिकल नाटक है। इस नाटक का बहुत विरोध हुआ है, और लेकिन इस नाटक ने हजारों लाखों युवाओं को बाबा साहब को पढ़वा दिया, गांधी को पढ़वा दिया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक पूरा मुहिम की तरह राजेश कुमार का नाटक आया। इसी तरह से godse@gaandhi.com हुआ, अब ये एक्सीडेंटल डेथ, या एक मामूली आदमी से लेकर मेरे बहुत सारे सोलो हैं, उनकी बात वो भी उसी तरह से आए। लेकिन यहाँ पर एक, जैसे मैंने अभी डेरियो की बात की, डेरियो फोन ने प्योर पॉलिटिकल थिएटर क्या होता है वो डेरियो फोर के नाटकों में दिखाई देता है, डेरियो फोर फ्रेंका के नाटकों में दिखाई देता है। अब डेरियो फोर का नाटक एक्सीडेंट डेथ व नार्किस बहुत आसान नाटक है, हम सब जो है उसको करते हैं, बहुत सारे ग्रुपों ने उसको किया है। लेकिन वो नाटक कब खतरनाक बन जाता है? वो नाटक खतरनाक तब बन जाता है जब आप सिस्टम पर सवाल उठाने लगते हैं, जब आपके आसपास जो पुलिस अत्याचार हो रहा है या सिस्टम में काम हो रहा है उसको सीधे सीधे आप दिखाने लगते हैं कि ये हो रहा है। तो जब वो सिस्टम के लिए चैलेंज बन जाता है, नतीजा क्या होता है? बहुत से राज्यों के अंदर हम उस नाटक को नहीं कर पाए। महेश दत्तानी का फाइनल सोल्यूशन नाटक है, एक राज्य के अंदर तो वहाँ सेंसर बोर्ड की संस्था ने लाल निशान लगा कर 8-10 पेजों पर भेज दिया हमको, इसको करिए। हमने कहा नहीं, हम नहीं करेंगे ऐसे, हमें जो नाटक करना वही नाटक करेंगे। ऐसे ही दिल्ली में हमारे बहुत सारे नाटकों को रोका गया। एक बार तो ऐसा हुआ कि हमें 2 साल तक दिल्ली में कोई ऑडिटोरियम नहीं मिला, लेकिन हमने नाटक करने बंद नहीं किए। इसका मतलब थोड़ा कि हम नाटक करने बंद कर देंगे। हमने छतों पर नाटक किए, मोहल्लों के अंदर नाटक किए, हम कॉलेजों के अंदर नाटक करने चले गए। तो ये खतरे उठाने पड़ते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि थिएटर की भूमिका सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन में और जागरूकता पैदा करने में बहुत ज़्यादा है। और सबसे पहले मुद्दों को समझना ज़रूरी है कि हमारे मुद्दे क्या हैं, हमारे सवाल क्या हैं, और फिर ये जो पूरा सिस्टम जिस तरह काम कर रहा है उसमें क्या क्या सवाल हम उठाकर लोगों को समझा सकते हैं, और उसके खतरे उठाने पड़ेंगे। अब कोई कहे कि ये स्लोगन नहीं है, ये जार्गन नहीं है, ये कोई टैग नहीं है कि मैंने टैग लगाया और मैंने कहा मैं सोशल पॉलिटिकल थिएटर करता हूँ, मैं सामाजिक परिवर्तन का थिएटर करता हूँ, ये ऐसा नहीं है।
इसके लिए बहुत खतरे होते हैं। आपको सब जगह ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे आपको सब जगह से काट दिया जाएगा। कोई संस्थाएं आपको नहीं बुलाएंगी, सरकारी संस्थाएं आपको जो है बाहर निकाल देंगी कि आप, और फिर आपके बारे में एक धारणाएं, षड्यंत्र, बातचीत और पता नहीं क्या क्या कहानियां आपके आसपास फैला दी जाती हैं, क्योंकि सिस्टम डरता है, लोग डरते हैं, जो सिस्टम के लोग। ये बात जरूरी है, हम किसी गलतफहमी में ना रहें। हमारे अपने थिएटर के अंदर चीज़ों को भटकाने वाले, चीज़ों को लाभ लेने वाले और तमाम तरह से कलाकारों के साथ गद्दारी करने वाले लोग मौजूद हैं। सरकार के पास बहुत पैसा है थिएटर के नाम पर। जो कहता है थिएटर के नाम में पैसा नहीं है, वो झूठ बोलता है। सरकार बहुत सारे फेस्टिवल करवाती है, राज्य सरकारों से लेकर स्टेट सरकार, केंद्र सरकार तक कला अकादमी इतनी बहुत सारी है, सब कुछ है, जहां बंदर बाट होती है, ग्रांट से लेकर, पर्सनल ग्रांट से लेकर सब रेपिड ग्रांट, सब कुछ होता है। और उन पर सवाल उठाइए जरा, उठा कर देखिए, आप ग्रांट बंद हो जाएगी, आपको साइड कर दिया जाएगा। आपके दोस्त जो कल तक आपसे बात करते थे, आपसे बात करना बंद कर देंगे, कि उनको लगा है कि अरे हमारी ग्रांट बंद हो जाएगी, रास्ता बंद हो जाएगा। डर इतना ज्यादा है, और ये डर पूरे कलाओं के अंदर पैदा किया हुआ, क्योंकि सरकारी स्तर पर सरकारें आती हैं, ऑफिसर आते हैं, वो अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, और ये कंट्रोल उनको हम देते हैं, सरकारें नहीं देती। और सरकार हम देते हैं, हमारे कलाकार देते हैं कंट्रोल, कि लो भैया कंट्रोल कर लो। और क्योंकि हमें अवार्ड चाहिए, हमें इसके संस्थाओं के अंदर बढ़ा दीजिए, हमें जो है आप जो है ग्रांट दे दीजिए, क्योंकि हमें पैसे की जरूरत, और हमें प्रोडक्शन करने। ये सब जो है जब खेल चलता है, एक खेल आप देख चुके हैं, बहुत सारे नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप जो भी सुन रहे हैं बहुत सारे जानते हैं कि कैसे। और यही वजह है कि मैं और मेरे जैसे लोग, प्रसन्न है जैसे लोग, तमाम लोग, हम लगातार कल्चर पॉलिसी की बात कर रहे हैं कि देश के अंदर एक कल्चर पॉलिसी होनी चाहिए। इतने सालों बाद हमारे यहाँ कोई कल्चर पॉलिसी नाम की चीज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों को नुकसान हो जाएगा। अभी तक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है। जिनको लगता है कि मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के खिलाफ बोलता हूं, बिल्कुल नहीं बोलता हूं, मैं सिस्टम के खिलाफ बात करता हूं। ये समझना बहुत जरूरी है। मेरे बहुत सारे मित्र हैं, तमाम जगह मित्र हैं, लेकिन सिस्टम क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन क्यों नहीं हो सकता? आईआईटी इतनी सारी हैं, आईआईएम इतने सारे हैं, इतनी सारी चीजें हैं, क्यों नहीं हो सकता? अगर आप करेंगे भी, अगर आप कहेंगे हमने यहाँ खोल दिया, वहाँ खोल दिया, आप छतरी को, एक ही छतरी के नीचे सब कुछ नहीं कर सकते। क्यों बहावलपुर हाउस से बाहर थिएटर का कंट्रोल नहीं निकल सकता? थिएटर में, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में हमारे थिएटर ग्रुपों से जाते हैं, छोटे छोटे शहरों से लड़के जाते हैं, वो जाकर थिएटर करने के बाद वहाँ पहुँचते हैं और वो थिएटर करते हैं। तो ये जब तक ये नहीं समझा जाएगा कि हमारे यहीं से लड़के जा रहे हैं, हमारे यहाँ से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय हमारे पैसों चलता है, कहीं अलग से नहीं चलता है, तो वो अकाउंटेबिलिटी बनती है, ट्रांसपेरेंसी बनती है। तब जब तक हम इस पर नहीं बात करेंगे तब तक नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्यों हर एक लड़का, भागलपुर से आने वाला लड़का, या असम से आने वाला लड़का, राजस्थान से आने का लड़का, हिमाचल का लड़का, या मध्य प्रदेश का लड़का, हिंदी क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर, या गुजरात का लड़का, मलयालम या तेलुगु जानने वाला लड़का यहाँ दिल्ली में आकर क्यों यहाँ पर ये अभिनय सीखेगा? क्यों नहीं अपने राज्य के अंदर, अपने स्टेट के अंदर वो अभिनय की शिक्षा उसको वहीं पर क्यों नहीं मिलती है? तो ये जो सवालात हैं, ये राजनीतिक सवाल नहीं है, ये किसी पार्टी के सवाल नहीं है, ये सवाल है हमारे थिएटर के। जब थिएटर के अंदर ही हम जागरूकता पैदा नहीं कर सकते तो हम समाज में, देश में राजनीतिक सामाजिक चेतना की बात कैसे कर सकते हैं? मतलब हम खुद के प्रति ईमानदार नहीं है, हमारे आसपास जो गलत हो रहा है उसके लिए हम बोलने को तैयार नहीं है, तो हम कैसे बात कर सकते हैं? तो मुझे लगता है कि सवालों को बहुत चिंतन की जरूरत है, बजाय इसके कि मेरे गुस्से को, मेरे आक्रोश को या मेरी बातचीत को नकारात्मक लिया जाए और फ्रेमिंग कर दिया जाए। ये उसकी बजाय इसको समझने की जरूरत है कि ये बातें क्यों हो रही है, और ये सवालात जब हमारे उठेंगे तो शायद हम समाज के सवालों में बात कर सकते हैं। जब हमारे सवालात हैं वो उन पर हम बात नहीं कर पाते हैं। बताइए कि क्यों कलाकार को, हमारे कलाकार आज भी, लोग कहते हैं कि कलाकार जो बंबई चले जाते हैं, कलाकारों को आर्थिक दिक्कत है, क्यों नहीं होगी? क्योंकि जिनके पास उसका कब्जा है वो कलाकार तक पहुंचने ही नहीं देते हैं, कलाकार तक चीजें पहुंच ही नहीं पा रही हैं। क्यों नहीं जो थिएटर का जो हमारा आधार अभिनेता है, हम जो कर रहे हैं हमारा आधार अभिनेता है, अभिनेता ही हमको डायरेक्टर बनाता है, अभिनेता ही हमारे को नाटककार बनाता है, अभिनेता ही हमें प्रतिष्ठा दिलवाता है। फिर उस अभिनेता के बारे में हमारे चिंतन कहाँ पर है?
अभिनेताओं के बारे में सोचा भी नहीं जाता है कि पूरी परंपरा ऊपर से लेकर पूरी परंपरा में ये है कि पूरी थिएटर के अंदर असमानता है, थिएटर के अंदर भेदभाव है, थिएटर के अंदर ही हम जो है सरकारी ऑफिसर को पीछे और नेताओं के पीछे जी हजूर करते घूमते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे करप्शन के केस भरे पड़े हैं थिएटर के अंदर। क्यों नहीं, क्यों होता है? क्यों एक ही संस्था वो सारे पैसे बांटने का ठेका हुई लेगी क्या? ये बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी बातें, लंबी चौड़ी बातें, इस पर हम पहले बातचीत करते रहते हैं, लगातार करते रहे। आज सवाल ये आता है कि जो कलाएं हैं उसमें जो राजनीति है, उसमें जो सामाजिक एक जो जकड़न है, जैसे शुरुआत करते हैं ऑडिटोरियम से। ऑडिटोरियम में पूरे भारतवर्ष में ज़्यादातर ऑडिटोरियम किन के कंट्रोल में है? वो कंट्रोल में है जो पैसे वाले लोग हैं। मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में जो है कमानी, श्रीराम सेंटर या तमाम जो ऑडिटोरियम किसके कंट्रोल में? उनको बहुत 1 रुपए गज के आधार पर जमीन मिली थी, 1 रुपए गज के आधार पर जमीन मिली ताकि कलाओं को भला करें। आज हो क्या रहा, अपना भला कर रहे हैं। बिल्डिंगों में उनको जो है 30 से 35% वो किराए पर उठाकर उन्होंने किया हुआ है। क्या है, ऑडिटोरियम के किराए इतने ज्यादा है। कमानी का किराया 1 लाख रुपए है, श्रीराम सेंटर का किराया भी जो आधे दिन का 45,000 रुपए है। क्यों ऐसा क्यों है कि वो जो क्यों नहीं इनका कंट्रोल कलाकारों कमेटी के पास होता? कलाकारों कमेटी क्यों नहीं उनका नेशनलाइजेशन क्यों नहीं कर दिया जाता है? और नेशनलाइजेशन करके क्यों नहीं ऐसा होता है कि उनको कलाकार चलाएं? ये स्थिति क्यों नहीं आती है? तो ये एक राजनीतिक सवाल है, सीधा सवाल है कि कलाओं कंट्रोल किन के पास में है? कलाओं कंट्रोल जो है, जो जैसे देश के अंदर फेस्टिवल है, फिल्म फेस्टिवल होता है, फिल्म फेस्टिवल चलाने के लिए एक पूरी कमेटी है जो राष्ट्रीय स्तर पर कमेटी है। क्यों थिएटर का फेस्टिवल करने के लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय करेगा? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कोई एक्सपर्ट नहीं है फेस्टिवल के अंदर। वहां विद्यार्थियों के लिए हम अपने विद्यार्थियों को भेजते हैं कि वो थिएटर में पढ़ाई करें, वो जाने उसके बारे में। ये नहीं होता कि वहां के प्रोफेसर मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है। तो मैनेजमेंट का काम क्यों दिया जाता है? उसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बने जो सिलेक्शन करे, चीजें करे, बात करे और वो काम करे। वो क्यों फेस्टिवल को अलग से कमेटी, राष्ट्रीय कमेटी नहीं बनाई जाती है? अब क्या आप नाटक को, बहुत सारे लोगों ने इस पूरे दौर के कोविड-19 के दौर में उठाया कि डिजिटल थिएटर, लेकिन आप भी तो वही करते हैं, आप तो वीडियो देखकर सिलेक्शन करते हैं। वीडियो देखकर सिलेक्शन करने से क्या नाटक आप जान पाएंगे क्या? तो ये जो सवालात हैं, जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तब तक नहीं हो सकता। थिएटर के अंदर भी जब तक हम सवाल को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि राजनीतिक सामाजिक थिएटर की बात हम करते ज़रूर हैं, हम उसके बारे में बोलते ज़रूर हैं और उसके बारे में आज नहीं पर बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़े बड़े लेख भी लिखे जाते हैं। लेकिन क्या हमने देश को छोड़ दो, देश तो बहुत बड़ी बात है। आप अपनी थिएटर की जो सामाजिक राजनीतिक स्थितियाँ उस पर कई बातचीत हम करके उसके बारे में जो हम क्या कदम उठा पाते हैं। बहुत सारे युवा सवाल उठा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, देश में आज सवाल उठ रहे हैं और सवाल जो उठते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं और उन सवालों का उत्तर मिलना चाहिए। और जब तक सवालों पर बातचीत नहीं होगी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर बातचीत जो है, फिर आप कुछ भी करते रहिए और नतीजा क्या होगा कि थिएटर की राजनीति इतनी खतरनाक है। और ये जो पूरे बैठे हुए गठबंधन वाले लोग, अब देखो खराब लग सकता है, नाटक पे बात नहीं कर रहा क्या, लेकिन क्या इस देश के अंदर पिछली सरकार दिल्ली के अंदर जो थी, यहाँ पर उसने 5 करोड़ के अंदर नाटक करवाया है। 2 बार हुए। हमारे गृहस्थ थे जिन्होंने किए, उनकी कई गलती नहीं, नाटक उन्होंने बहुत भव्य किया, जिन्होंने अभिनेताओं ने काम किया, उनको अच्छा पैसा मिला, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया और हमारे बहुत सारे मित्र उसमें काम कर रहे थे। लेकिन सवाल ये है, अलग से सवाल ये है कि क्या ये सरकार या ये सिस्टम या ऑफिसर उनको, या हम थिएटर वाले भी, क्या 5 करोड़ में नाटक हमको करना चाहिए? क्या देश इतना अमीर देश है कि हम 5 करोड़ में नाटक कर सकते हैं? जहां पर मजदूर पैदल अपने घर जा रहा है, सड़क के ऊपर औरत जो अपना बच्चा जन रही है, उनके पास खाने को नहीं है, क्वारंटाइन के नाम पर वो पेड़ों के ऊपर या खेतों के अंदर अपने क्वारंटाइन कर रहे हैं, जहां दवाइयां नहीं है, और देश के अंदर 5 करोड़ नाटक हम करेंगे? क्या ये हमें शोभा देता है क्या? या आज भी दिल्ली के अंदर इतने सारे कलाकार हैं, ये संस्थाएं बैठी हुई है दिल्ली के अंदर, क्या एक संस्था ने उठकर किसी कलाकार के बारे में पूछा कि आपको क्या जरूरत है, चलिए हम राशन देते हैं, आइए आप करिए, हम काम देते, करिए? किसने कोशिश भी की क्या? नहीं की। मतलब बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं देखता हूं कि मेरे पास कैसे फोन आते हैं और लोग वाकई दुखी हैं, कलाकार बहुत दुखी हैं, बहुत सारे दुखी हैं, उनको इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा हो गई कि आगे क्या होने वाला है।
समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर इस देश जब, तो ऐसे में राजनीति हम जो थिएटर करते हैं उसका क्या महत्व है, हमारे को बात तो करनी चाहिए। क्यों नहीं? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का इतनी बड़ी जगह पड़ी हुई है, उनके पास कोई कमी नहीं है। वो यहाँ पर कहते हैं कि भैया हम जो है 2000 कलाकारों के लिए राशन यहाँ रख रहे हैं, आइए लीजिए। श्री राम सेंटर ने इतना पैसा कमा लिया, वो क्या 100 लोगों के लिए राशन की व्यवस्था नहीं कर सकता था क्या? कलाकारों को सुरक्षा दीजिए कि आप चिंता मत कीजिए, आप भूखा नहीं मरने देंगे, आप करिए तो सही। कोई दूसरी सरकार नहीं करने वाली है। और किसी तरह की गलतफहमी है कि सरकारें मदद करेंगे, तो शायद मुझे लगता है कि हम जो है यथार्थ को नहीं देख रहे हैं, हम नहीं जान पा रहे हैं। जगह खाली हो रही हैं, रिहर्सल वाले जिनकी जगह थी वो का स्टोर खाली करवा रहे हैं, जगह जगह से संस्थाओं को दिक्कतें आ रही हैं, कलाकार बिल्कुल दिक्कतों में हैं। बहुत सारे कलाकार अपने घरों को चले गए हैं, दिक्कतें इतनी ज़्यादा हैं। उसके बीच में जब हम राजनीति रंगमंच की बात करते हैं तो ये सवाल आज का सबसे बड़ा सवाल है जो मैं बात कर रहा हूँ। मैं थिएटर करता हूँ और मैं जिस तरह का थिएटर करता हूँ वो काम मैं ज़मीनी स्तर पर भी करता हूँ। और मैं लगातार ऑनलाइन भी एक 500 रुपये में मैं अब काम कर रहा हूँ। पिछले 1.5 महीने से 500 रुपये 1000 रुपये में काम कर रहा हूँ। मैं 10 घंटे काम करता हूँ, उसके बाद बाकी समय मैं क्षेत्र में काम करता हूँ। मुझे भी, मेरे परिवार को भी खतरे हैं, डर है कि मुझे कुछ ना हो जाए। लेकिन मेरी टीम के जो बहादुर लड़के हैं वो लोग लगातार सड़क काम कर रहे हैं। आवाज़ आ जाए कि भैया यहाँ पे एक राशन चाहिए, वो हम 12 घंटे के अंदर वहाँ राशन पहुँचा देते हैं। किसी को चाहिए, उसको जो है अपने गाँव जाना है, उसको जाने के लिए उसको प्रबंध कर देते हैं। हम कैसे कर रहे हैं? हमारे पास कोई पैसा नहीं है, ऐसे कोई सोचे पैसा हमारे पास बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ, हमारे अंदर इच्छा शक्ति है कि जो थिएटर, जिस तरह का हम थिएटर आज तक करते आ रहे हैं, जिसकी हम बात करते आ रहे हैं, वो ऐसे कठिन समय में, कोविड-19 के समय में, जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, हम ना बैठें। हम जो अपने ड्राइंग रूम में बैठकर नेताओं की तरह जो है ना, वो रोज भाषण ना दें, करें कुछ ना, भाषण देते रहें, ये कर लिया और फिर हाथ खड़े कर दे कि नहीं भाई कुछ नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? आपकी जिम्मेदारी थी, आपको चुना था, हमने आपको चुना है। तो ये सबसे बड़ा मुश्किल वक्त है दोस्तों, जहाँ पर सच में हमें ज़रूरत है। और लेकिन इस वक्त से अगर हम घबरा गए तो शायद हम काम नहीं कर पाएंगे। हमें ज़रूरत है कि हम खड़े हों, बात करें। और जो थिएटर वाले मुझे सुन रहे हैं, मैं बिल्कुल लगातार इसको करा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, अवसाद में जरूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, परेशानियाँ सब कुछ है। लेकिन ऐसे वक्त में भी सवाल उठाने बंद मत कीजिए, अपना काम करना बंद मत कीजिए, पढ़ना बंद मत कीजिए, देखना बंद मत कीजिए। और कोई भी एक्टर या कोई भी डायरेक्टर जो थिएटर को 4-5 साल कर चुका है वो भूखा नहीं मरेगा। बहुत रास्ते हैं, आप ट्राई कीजिए। आप जो है, मैं पूरा कहता हूँ कि अगर आप मुझे 3 घंटे दीजिए, आइए, मैं ऑनलाइन आइए, मेरे साथ आइए। 3 घंटे में जो एक्टर अनुभवी हैं, मैं नए एक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अनुभव है, जिसको 3-4 साल का अनुभव है, जो आज अच्छा काम कर, आइए मैं आपको टेक्निक सिखाता हूँ। आप काम कीजिए, आप 500 रुपये में काम कीजिए ना, पढ़ाइए ना 500 रुपये में एक बच्चे को। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं सुबह 8 बजे से लेकर जो है रात को 9 बजे तक पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे अपना काम भी करना है, मुझे और भी लोगों की ज़रूरत करनी है। मुझे जो स्ट्रीट पे बच्चे हैं उनको भी राशन नहीं पहुंचाना है, बहुत सारे मजदूरों के लिए काम करना है, मुझे बहुत सारे कलाकारों के लिए उनकी उम्मीदों को पूरा भी करना है, मुझे अपने थिएटर ग्रुप को भी देखना है। आप भी आइए, करिए। अब हम नए रास्ते तलाश करते हैं, जब तक कुछ नहीं होता तब तक रास्ते तलाश करेंगे हम, और मिलके काम करेंगे। डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये थिएटर पे बातचीत तो चलती रहेगी, ये हमारी डिबेट चलती रहेगी, हम बात करते रहेंगे, हम सवाल उठाते रहेंगे, सरकार को उठाते रहेंगे, संस्थानों को उठाते रहेंगे, करप्शन पे बात करते रहेंगे, या ग्रांट पे बात करते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे, हम करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, आपस में होता रहेगा, सब कुछ होगा। लेकिन अभी जो वक्त है ना, उसमें बातचीत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक दूसरे से जुड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और एक दूसरे को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ईमानदारी से ज़रूरत है। क्योंकि ये वक्त वाकई कठिन वक्त है। हम सब अपने घरों के अंदर हैं, दिक्कतें हैं, बहुत परेशानियां हैं। तो एक दूसरे का साथ दीजिए, एक दूसरे के साथ खड़े होइए, और कहीं से भी कुछ भी हो, किसी को मदद की ज़रूरत हो, वो मदद के लिए आगे बढ़े। और अस्मिता की हेल्पलाइन जो हम अपनी सीमाओं में काम कर रहे हैं, वो पूरा नंबर सब उपलब्ध हैं, और कहीं से भी हो, हम आप लोगों की मदद से लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं।
हम जो अपने आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप लोगों की मदद से ही हम जो है लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। और आगे बढ़िए, करिए, जहाँ भी कर सकते हैं। आपके कलाकार, आप, हम सब एक परिवार हैं और समाज में भी हम मिल के काम करें। और मुझे लगता है ये वक्त की ज़रूरत है। आज का पूरा थिएटर ये यही है। इसके अलावा अगर मैं कोई भी बातें करता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद अपने आप से बेईमानी कर रहा हूँ। मैं शब्दों को अच्छे शब्द मैं भी बोल सकता हूँ, बात बहुत लच्छेदार भाषा मैं भी बोल सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन शायद मुझे लगता है कि जिस तरह का थिएटर हम करते रहे, जिस मिजाज में थिएटर करते रहे हैं, उसमें हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। हमारे पास बहुत कुछ है, हम एक दूसरे निकट आए, एक दूसरे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सच में अभी ज़्यादा ज़रूरत है। आइए, मिलके काम करिए। और किसी को भी मैं दोबारा से कहता हूँ, कोकोनट थिएटर के माध्यम से भी कहता हूँ, और मेरे बहुत सारे मित्र जो बम्बे, दिल्ली के अंदर भी हैं, दिल्ली के अंदर भी हैं, सब जगह, उनसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको कोई भी ज़रूरत हो 24 घंटे में, हमसे थिएटर नहीं करते हैं। हम वो थिएटर करते हैं जो आपसे जुड़ा हुआ है। आपकी वजह से हमारा थिएटर है, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। तो जो ही मुझे सुन रहे, कभी भी 24 घंटे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। मेरा नंबर सब जगह उपलब्ध है, कहीं भी आप करना चाहें। और कोविड-19 का मुकाबला हम इसी से कर सकते हैं। मेरा पूरा जो तमाम हमारे पास परंपरा रही, इप्टा ने अकाल के वक्त, बंगाल के अकाल के वक्त बहुत काम किया, नाटक कर करके पैसे इकट्ठे किए थे उसने, और लोगों की मदद की थी। आज मैं ऑनलाइन पढ़ाकर कुछ कर रहा हूँ, उससे जो कुछ आ रहा है उससे कर रहा हूँ। मेरे बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारे साथी हैं जो अलग अलग जगह से जब भी ज़रूरत पड़ती है वो मुझे भरोसा करके पैसा भेजते हैं। हम उनसे लोगों तक राशन पहुँचाते हैं, लोग टिकट करवाते हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि उसका हम कोई फ़ोटो नहीं डालते हैं, और कृपया आप भी ना करें। फ़ोटो डाल के प्रचार अपना मत कीजिए। हम अपने प्रचार के लिए यहाँ नहीं हैं। हमें लोगों की मदद करनी है तो मदद दूसरे को सम्मान के साथ करें। दूसरे, अगर हम किसी फ़ोटो डालते हैं तो जो ले रहा है उसके सम्मान की रक्षा भी तो करें। हम बहुत संवेदनशील हैं, हम सारे थिएटर वाले बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं, तो हमें संवेदनशीलता दूसरे की रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी बातें हैं, लंबी बातचीत है, लेकिन आज के वक्त में सिर्फ मैं कहना चाहूँगा कि हमें एक दूसरे की मदद कीजिए, बातचीत कीजिए, और कहीं भी हो एक दूसरे के साथ खड़े होइए। और किसी को भी कहीं भी ज़रूरत हो, हम लोग जो हैं आपके साथ खड़े हुए हैं। और जिसको भी ऑनलाइन में कुछ दिक्कत हो, काम के लिए बातचीत करनी हो, जिसने कुछ थिएटर किया हो, कुछ अनुभव वर्कशॉप्स का, वो कभी मुझे बात कर सकता है। मेरे साथ जो है ऑनलाइन जुड़कर हम 2 से 3 घंटे के अंदर कुछ रास्ते निकाल सकते हैं। आप करिए तो सही। अगर 5 बच्चे भी आपके पास आते हैं तो आप जो कुछ कर सकते हैं। 10 बच्चे आपके पास आए, 10 लोग आपके पास थिएटर सीखना चाहते हैं, 10 भी आपके पास आए, तो आप जो है 10,000 महीने में कमा सकते हैं। अगर सोचे कि नहीं भाई, हम तो जो है शायद ऐसे रास्ता नहीं बन सकता, रास्ता तलाश कीजिए, उसी से निकलेगा। मैं तलाश कर रहा हूँ, पिछले 1.5-2 महीने से मैं रास्ता तलाश कर रहा हूँ, इसलिए मैं खड़ा भी हूँ, वरना मेरे पास तो कोई साधन नहीं है। और तो ये मुझे लगता है कि यही आज का सबसे बड़ा वही है। सवालात होते रहेंगे, बहुत सारे सवाल आए हैं कि आपको पसंदीदा नाटककार कौन है, ये सवाल बहुत है, बहुत सारे और भी बहुत सारे सवालात यहाँ दिख रहे हैं मुझे। लेकिन बाकी सवालों पर हम बातचीत करते रहेंगे। मेरे नंबर आपके पास है, उस नंबर पर कभी बातचीत कर लीजिए, वो हम करते रहेंगे। लेकिन आज का जो सबसे बड़ा सवाल हमें ये है, वो यही है कि हम इस वक्त में, ऐसे वक्त में कैसे अपना सब चीज़ों का मुकाबला करें। और हमारे कलाकार जो शायद हम डायरेक्टर्स की तरफ बड़ी उम्मीदों से देख रहे हैं, हम उनकी कैसे उनकी मदद कर सकते हैं। और ये मदद तभी होगी जब हम संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे, एक दूसरे के साथ हाथ बढ़ाएंगे। हम सब भूल जाएं जो बातें हैं थिएटर की। थिएटर में बहुत सारे सवाल हम हल करते रहेंगे। आएगा वक्त हम लड़ते रहेंगे, लड़ ही रहे हैं, आज तक लड़ते ही रहे हैं, वो करते रहेंगे, हल करते रहेंगे। लेकिन अभी जो ज़रूरत है उसके लिए हम मुट्ठी तान कर एक दूसरे के साथ खड़े। और मेरी सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि दोस्तों, एक दूसरे को जानिए, समझिए, मदद कीजिए। आपके आसपास कुछ भी हो रहा है उसमें आइए। ये सिर्फ मैं बहुत दिल से कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत कड़वी सच्चाइयाँ इस वक्त मैंने देखी है, अपनी आंखों से देखी है। और ऐसी देखी है कि अपने लोग अपने नहीं होते। लोग, कोई मर गया हॉस्पिटल में, उसको दफनाने वाला कोई नहीं है, परिवार वाले तक उसके पास नहीं जाते हैं। इससे बड़ा कड़वा सच क्या हो सकता है। एक व्यक्ति को इस हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल लेकर घूम रहे हैं, कोई एडमिशन की तैयार नहीं है। इसको फ़ोन, उसको फ़ोन, ऐसे अपनी आंखों से देखे हैं, खुद अपने अनुभव किए हैं। हमने अपने आंखों से लोगों को दम तोड़ते देख रहे हैं।
तो ऐसे में एक दूसरे की मदद कीजिए, यही है। शुक्रिया, धन्यवाद, आपने सुना। और कोकोनट थिएटर और मेरे साथियों को सबका धन्यवाद कि बातचीत हुई। वक्त मुश्किल है लेकिन हिम्मत हमें रखनी है, यही हमारा वो है। हिम्मत होगी, हम एक साथ होंगे तो शायद हम आगे कर पाएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।